है ना, क्योंकि सरकार आनी जानी है। ये किराएदार है, मकान मालिक नहीं है। 5 साल के लिए आते हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। लेकिन अगर इन सब की, तो बुजुर्ग लोग हैं, लाखों की संख्या में है, और ये भी हैं EPS 95 पेंशनर्स की मैं बात करता हूँ। ये 5 लाख हैं, वो 95 लाख हैं, 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ परिवार हो गए ना। अगर ये सब सड़कों पर आ गए और बुजुर्ग आ गए, तो हम तो पहली रोटी अपने घर में अपने बुजुर्गों को देते हैं, तब खाते हैं। अब तक मांगे कोई नहीं, तब तक लड़ाई खत्म नहीं। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। 3 दशकों का अन्याय। 3 दशक क्यों कह रहा हूं मैं? जंतर मंतर पे मैं भी साक्षी रहा हूं कि कई बार कोल इंडिया से पेंशनर्स आए, और ये पेंशनर्स क्या मांगते थे? पेंशनर मांगते थे अपना हक, अपना कंट्रीब्यूशन, अपना जमा किया हुआ पैसे का सही पेंशन मिलना। और लगातार नारा हुआ। बड़ी आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जैसे EPS 95 पेंशनर्स लगातार अपनी बात करते हैं, ऐसे ही कोल इंडिया के साथ भी वही कहानी है। और कितनी पेंशन मिलती थी अभी कुछ महीनों पहले तक? किसी को 150 रुपया, जैसे अभी बताया, किसी को 200 रुपया, किसी को 500 रुपये, इस तरह की भी पेंशन थी। मतलब जिसको सुनकर ऐसा मजाक ही लगता था कि इस युग में 150-200 रुपये में आटा और डाटा कुछ नहीं आता। राठौर साहब लगातार कोशिश करते रहे इसके लिए, और ये मैं साक्षी, और ये भी साक्षी हैं कि यहाँ लगातार पेंशनर आते रहे। लेकिन अभी पीछे एक खबर आई कि मिनिमम पेंशन की शायद बात कर रहे हैं कि 1000 कर दी गई है। तो उस लड़ाई को अगर हम कहें तो एक छोटी सी जीत, 1000 रुपये तक तो मिली, लेकिन क्या वो अधिकार था? क्या वो सच में वो जीत थी जो मिलनी चाहिए थी? क्या सच में पेंशन उस मायने में बढ़ी? क्या DA लागू किया गया? क्या मेडिकल की बात हुई बुजुर्गों की? कुछ नहीं हुआ जो इनकी मांगे थी। सिर्फ मिनिमम पेंशन की बात हुई, वो भी ऊँट के मुंह में जीरा। राठौर साहब हमारे साथ है, और गणमान्य जो लोग हैं हमारे साथ हैं। लगातार मैं पेंशन की बात उठाता रहूं। पूरी भारत से लोग आप देखते हैं, चाहे वो EPS 95 का मामला हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, चाहे कोल इंडिया से जो स्कीम है, इनके कंट्रीब्यूशन का पैसा आज ये तरस रहे हैं और जंतर मंतर पे। और इन्होंने ऐलान भी कर दिया कि याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। क्योंकि आंदोलन करते करते ये लोग थक गए हैं। 3 दशकों से ये लोग थक चुके हैं। अब याचना नहीं, अब रण की बारी आई है। कुछ लोग अनशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बात कर रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे कि ये आखिर माजरा क्या है, कितना पैसा। एक 500 करोड़ के स्कैम की भी बात हुई कि भाई कैसे पेंशन फंड को दे दिया गया और वो फिर पैसा डूब गया। राठौर साहब, क्या हो रहा है ये? असल में ये क्या जनता के पैसे की लूट है? क्या है ये? यह जनता के पैसे की तो सरासर लूट है। कोल माइंस में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारीगण कोल माइन पेंशन फंड में अपना पैसा देते हैं, पेंशन फंड में पैसा देते हैं, और उसी पैसा से पेंशन मिलता है। CMPF ऑर्गेनाइजेशन का काम सिर्फ यह था कि जो पैसा आ रहा है कोयला कर्मचारियों का, उसका सही से उपयोग करे, सही जगह इन्वेस्ट करे, ताकि पेंशन बरकरार रहे और पेंशन की वृद्धि हो। लेकिन पिछले 3 सालों में, जब से 1998 में जब स्कीम आया और 1 अप्रैल 94 से चालू हुआ स्कीम, उसके बाद एक बार भी रिवीजन नहीं हुआ, एक बार मूल्यांकन नहीं किया गया, और उसका नतीजा हुआ, बार बार बोला गया CMPF ऑर्गेनाइजेशन से कि आपका पेंशन फंड घट रहा है, पेंशन फंड घट रहा है। हमने सरकार को अपने कई पत्रों के माध्यम से हमने बताया है कि पेंशन फंड में कमी नहीं है, वह नोशनल कमी है जो बताती है CMPF ऑर्गेनाइजेशन बताता है। और हम अभी 2019 से लगातार यहाँ धरना देते रहे हैं, आप उसके साक्षी हैं। और हमारा उम्र बढ़ते जा रहा है, इसमें 70 साल से 90 साल के लोग इस धरना में हैं, और दिनानुदिन डेली कोई ना कोई हमारे साथी बिछुड़ रहे हैं। तो अब यह अंतिम समय आ गया है, अब यह अंतिम लड़ाई होने वाली है। हम पेंशन बढ़ाना, यदि नहीं सरकार बढ़ाती है, तो आगे का भी हमारा कार्यकारिणी समिति निर्णय लेगा, और पेंशन तो बढ़ाना ही होगा सर। अच्छा, मैं आपके पास आता हूँ। आपसे एक सवाल मेरा है कि रिव्यू की बात हो रही है और रिवीजन की बात हो रही है। तो एक यहाँ पर वक्ता थे, उन्होंने बताया कि कैसे रिव्यू कर दिया गया रिवीजन को हटाकर, जिससे कि मतलब हम देखेंगे कि आपके पेंशन पर रिव्यू करेंगे कि बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए। अगर रिवीजन लिखा होता
अगर जो कानून है उसके अंदर रिवीजन होता या जो पेंशन के जो नियम है उसमें रिवीजन होता तो शायद पेंशन बार बार बढ़ती। लेकिन क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है कि ये तो सरकार की देन है कि सरकार का वो किस रूप में उसको देखना चाहती है। बात यह है कि जिसके पास बल हो, देखें समाज में भी देखें, जिसके पास बल होता है वो किसी को अपने चंगुल में कर लेता है। अच्छा, ठीक उसी में सरकार की बात है। जनता ने सरकार को चुना, अब सरकार जनता को सिखा रही है। सरकार जनता को सिखा रही है कि भाई इसमें तो ये लिखा है, इसमें तो ये लिखा हुआ है। कहने का मतलब है आप भी इतना जीवन के दिन पार कर लिए, संसार के अंदर कोई क्या ऐसा महकमा होगा जिसमें एक बार पे फिक्स हो जाए, पेंशन फिक्स हो जाए और उसके बाद उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो या सोचने की बात है। बड़ी बहुत बात है इन्होंने कहा। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूँ, ये बात जो हो रही है कि ना खाता ना वही, जो सरकार बोले वही सही, उन शब्दों को घुमा घुमा कर अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करना और फिर उसका मिसयूज करना, ये हो रहा है। क्या कहेंगे सर आप? नाम आपका? मैं पवन कुमार टंडन, जॉइंट प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एक्जीक्यूटिव। आपने जो बात पूछी है, मैं जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, सिंह साहब ने बताया कि ये जो कोल माइंस पेंशन स्कीम है ये 1998 में इसका गठन हुआ था और हमारे आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जब वो प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में ये स्कीम लागू हुई, बनी और लागू हुई। ये अध्यादेश जारी हुआ, प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर से जारी हुआ। इसमें जो मुख्य बातें थी कि हर 3 साल में इसका रिवीजन होगा, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने क्या नहीं देखा है कि ये इसमें क्या प्रावधान था। हमारे पैसे को गलत ढंग से यूज किया गया, हमारी कमाई को ये लोगों ने, जिसके कारण आज हमें पेंशन मिलना, स्थायी पेंशन मिल रहा है, पेंशन में बहुत कमी है। धन्यवाद। अच्छा, मैं एक बात इनसे और पूछना चाहूँगा, आपके पास आऊँगा मैं। जैसे कि सीबीटी होता है, एक बोर्ड होता है ईपीएस 95 के लिए, वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है, सारा मैनेजमेंट करता है, उसमें वही लोग होते हैं जो जुड़े हुए लोग होते हैं और सरकार के लोग होते हैं। तो क्या आपके बोर्ड ने, जो आपका बोर्ड था, कोल इंडिया का जो बोर्ड होगा या पेंशन का जो बोर्ड होगा, ऐसा बोर्ड तो होगा, ऐसी बॉडी होगी, तो वो बॉडी क्या कर रही थी, उसमें कौन लोग थे, कैसे चुने गए? क्या आपके लोगों ने ही आपके साथ दगा कर दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि आप ही के लोगों ने आपको छल लिया, वो बोर्ड में चले गए और फिर आप सरकार से मिलके काम कर दिया? क्या कहेंगे आप? आपका परिचय? बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अब्दुल कलाम है। मैं प्रेसिडेंट इंडिया नहीं हूँ, लेकिन मामूली शख्स हूँ और बीएचयू से मैंने इंजीनियरिंग किया है। बहुत 66 में पास किया, तो उम्र दराज हूँ लेकिन कमज़ोर नहीं हूँ। हमारी ख़ास दरख्वास्त सरकार से सिर्फ ये थी कि हम जो रिटायर्ड लोगों की तनख्वाह 1000, 2000, 4000 उसको बढ़ा के एक सम्मानित की जाए, हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। मैं जानता हूँ हम सब लोग बहुत परेशान हैं, उसमें हम भी हैं, हमारे देखिए दूर दूर से लगाए हुए हैं। हम सरकार से सिर्फ यही अनुरोध करते हैं, हम तो कहते हैं कि हम मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आए तो कहाँ जाएंगे। यही दरख्वास्त है कि आप सब हमारी ज़रूरियात की बुनियादी ज़रूरत को सरकार तक पहुँचाएँ और हमें एक रिलीफ दिलवाएँ। धन्यवाद। अच्छा, लगातार ये जैसे बात की अब्दुल कलाम जी ने कहा कि आप तो इस संगठन के लिए तो अब्दुल कलाम ही हैं, क्योंकि वो देश के राष्ट्रपति थे, तो आप भी इस संगठन के अगर एक तरह से हैं तो इस संगठन के लिए तो आप वही अब्दुल कलाम है जो देश के लिए अब्दुल कलाम थे। हाँ, मुल्क के लिए लड़े भी। बहुत सारे लोग हैं, भद्र पुरुष हैं यहाँ पर, ऐसे कोई नहीं है कि कोई मजदूर किस्म के लोग हों, ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े पदों पर काम किया। चेयरमैन की बात मैं सुन रहा था कि उनका जीवन कैसे चल रहा है, किसी वक्त आने बड़े बहुत सारे लोग हैं, बहुत बुरा हाल आता है। मैं और जानना चाहता हूँ कि भाई कितना लगभग एवरेज कितने लोगों को, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितने लोगों इससे इफेक्टेड हैं और क्या एवरेज पेंशन आता है? क्या कोई मिनिमम पेंशन जैसे 1000 हुआ, उसके बाद भी एवरेज क्या पेंशन मिलता है? कुछ आइडिया? एवरेज पेंशन यदि देखा जाए तो 2000 से 3000 के बीच में आता है। हाँ। और यह एवरेज पेंशन यह नहीं शो करता है कि हमारे जो पुराने
पेंशनर हैं उनको जो पेमेंट होता है और आज के डेट में जो नए पेंशनर रिटायर होते हैं उन्हें जो पेंशन होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यह इसलिए है क्योंकि अन्य कर्मचारियों को, दूसरे सेक्टर के कर्मचारियों को होता है कि जब जब पेंशन में जब वेतनमान में बढ़ोतरी होती है तो उसका असर पेंशन बढ़ोतरी के रूप में भी दिखता है, जो कि कोयला क्षेत्र के इस उद्योग के लिए नहीं किया गया। हमारी तो हालत ये है कि गरीब की जोरू गांव भर की भौजाई, हमें शुरू से ही कमज़ोर समझा गया और सरकारें आती गई जाती गई और किसी ने भी हमारे प्रति ध्यान नहीं दिया। वे सब हमारे मतलब हमारा उपयोग करते गए, शोषण करते रहे और हमारे प्रति उपेक्षा का भाव ही अपने मन में रखा। मैं अंत में राठौर साहब फिर आपके पास आऊँगा, लेकिन बहुत मेरा एक प्रश्न है। इस प्रश्न की बात करें, इस देश के अंदर सरकारी कर्मचारियों को जो पेंशन होती है वो बढ़ जाती है। अक्सर कोई वेतन आयोग आता है, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन बढ़ जाती है, लेकिन जैसा सर ने कहा, मेरे पास बैठे हुए इन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे सेक्टर्स हैं उनमें भी बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि वो चाहे EPS 95 के पेंशनर्स हो, चाहे कोल इंडिया के पेंशनर हो, चाहे आर्मी से रिलेटेड लोग थे जिन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की मांग की थी, उनके साथ भी यही था कि जो पुराना रिटायर होता था उसकी पेंशन बहुत कम होती थी और जो नया रिटायर होता था उसमें बड़ा डिफरेंस होता था। तो उन्होंने एक यही जंतर मंतर पे आंदोलन किया 1 रैंक 1 पेंशन का, और शायद सालों तक वो लोग बैठे रहे, फिर सरकार ने उनकी बात मान ली, 1 रैंक 1 पेंशन। तो क्या आप भी ऐसा ही चाहते हैं कि भाई जैसे कोई मैनेजर के पद से रिटायर हुआ है और किसी एक मैनेजर को मिलती है 5,000 पेंशन और एक मैनेजर को मिले 500 रुपये पेंशन, तो मैनेजर तो दोनों ही, वो पुराना रिटायर हुआ तो क्या हुआ, जीवन तो बदल नहीं जाएगा, जरूरतें तो बदल नहीं जाएंगी। तो क्या 1 रैंक 1 पेंशन जैसा आप कुछ कह रहे हैं कि भाई एक जैसी पेंशन होनी चाहिए? हाँ, हमारा यह डिमांड है सेम ग्रेड सेम पेंशन। हाँ। जो जनरल मैनेजर से रिटायर किए उनको, जो पहले रिटायर किए, जो आज रिटायर किए, उनका पेंशन समान होना चाहिए। जो क्लर्क लेवल से रिटायर किए उनका समान होना चाहिए। जो ओवरमैन से रिटायर किए उनका समान होना चाहिए। जो CMD से रिटायर किए उनका पेंशन समान होना चाहिए। क्योंकि जिस समय वे कार्ड पर थे, CMD थे, उस समय उस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप में थे। तो आज उनको कई ऐसे चेयरमैन है, मैं बता रहा हूँ, जो CMD भी नहीं, चेयरमैन भी है, उनको 3,000 रुपये से कम पेंशन मिलता है। मजाक है क्या यह बहुत बड़ा मजाक है। और यह पेंशन रिवीजन होना था लेकिन सरकार नहीं कर रही है। तो हमारा आंदोलन, यह मूवमेंट है जो शुरुआत हुआ है, सेम ग्रेड सेम पेंशन। जो जिस पद से रिटायर किए हैं उतना ही पेंशन मिलना चाहिए। जैसा मिलिट्री में OROP 1 रैंक 1 पेंशन है, हमारा डिमांड है सेम ग्रेड सेम पेंशन। एक ग्रेड में रिटायर अधिकारी कर्मचारी को उतना ही पेंशन मिलना चाहिए जो आज रिटायर कर रहे हैं और जो पहले 10 साल 20 साल पहले रिटायर किए हैं। अच्छा, ये बात तो आपकी है। एक बार मुझे पेंशन फंड का भी कुछ आइडिया आपसे लेना चाहता हूँ। क्या सरकार उस पेंशन फंड को इन्वेस्ट करती है, अपनी सिक्योरिटीज़ में लेती है? उसका ब्याज कुछ आता होगा सरकार के पास? कितना पेंशन फंड था? क्योंकि जो पैसे का है, महंगाई बढ़ती है तो पैसे का अवमूल्यन भी होता है। जब आपने पैसा जमा किया उसकी वैल्यू कुछ और रही होगी, अब बहुत कम हो गई होगी। जैसा किसी वक्ता ने बताया कि उस समय के 250 आज के 2,500 के बराबर हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपने जब पैसा दिया तो क्या उसमें कुछ ऐसा कुछ था कि जिससे उसको भी एनहेंस किया जा सके? जैसे PF के साथ होता है, PF में एक सरकार 1 साल में देती है, लेकिन ये पेंशन फंड है, तो अगर ब्याज नहीं दे रही है सरकार तो पेंशन फंड में भी तो इजाफा होना ही चाहिए समय के साथ। सर, हमारे इस जो आंदोलन हुआ 2019 से शुरू हुआ, जो जंतर मंतर में शुरू हुआ, उसके बाद सरकार ने काम करना शुरू किया। हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सरकार ने काम किया है। जब हमारा धरना समाप्त हुआ उसके कुछ दिन बाद कोल इंडिया और सिंगरेनी कंपनी का जो कोल प्रोडक्शन होता है उस पर सरकार ने कहा कि 10 रुपया पेंशन फंड में पर टन ही दिया जाए। अच्छा। तो वह फंड आने लगा। अच्छा। पेंशन फंड बढ़ाने की बात हुई। उसके बाद जब 2023 में हम धरना दिए बनारस में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में, उसके बाद यह किया गया कि वो 10 रुपया 20 रुपया किया जाए पर टन ही, तो वह भी किया गया। साथ ही साथ यह किया गया, पहले कोकिंग कोल पर
या लेवी नहीं लगता था, शेष नहीं लगता था पेंशन का, वह कोकिंग कोल पर भी शुरू किया गया। हमारा यह कहना है कि अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बहुत सारे प्राइवेट पार्टीज कोयला उत्पादन में लगे हुए हैं। सिर्फ कोल इंडिया ही नहीं है, सिर्फ सिंगरेनी ही नहीं है, सिर्फ डेवेस ही नहीं है, अन्य प्राइवेट पार्टी है। करीब 200 मिलियन टन प्राइवेट पार्टी के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है। तो उस पर भी शेष लगाया जाए, 20 रुपया शेष लगाया जाए, 25 रुपया। और यह हम नहीं कहेंगे, सेलिंग प्राइस जो है उसका परसेंटेज या शेष के रूप में दिया जाए, ताकि पेंशन फंड मजबूत हो। साथ ही साथ CMPF ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनल लोगों को रखा जाए, जो कि सही ढंग से फंड को इन्वेस्ट करे। जैसे म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें एक से एक विद्वान लोग रहते हैं। ऐसे ही 500 करोड़ वाला घपला ना हो जाए। और वह घपला नहीं होता है, यदि सही ढंग से पैसा लगाया जाता है। मिसमैनेजमेंट है, और उसका नतीजा क्या है? हमारा पेंशन नहीं बढ़ रहा है, या आज हमको धरना देने के लिए यहाँ देश के कोने कोने से आना पड़ा। अच्छा, कंट्रीब्यूशन इनका, फंड इनका, पैसा इनका, सब कुछ इनका, बस मैनेजमेंट गड़बड़ कर दिया तो पैसे को डुबो दिया, एक तरह से कहा जा सकता है। पैसा बढ़ सकता था तो पैसा घट गया, और फिर बहुत सारे तरीके बताए जिससे कि पेंशनर को राहत दी जा सकती है। सेस की बात की, बहुत सारी बात की, लेकिन मैं आपको अंत में कहना चाहता हूँ, क्योंकि इनके पास अगर मैं बात करूँगा तो इनके दर्द की सीमा अनंत है। इनकी जो परेशानी है उसको, जिसके कहते हैं ना, जिसके पैर ना फटे वे भाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई। तो बिल्कुल जिसको नहीं पता है ना, जिसको 1000-2000 में कैसे जिंदगी चलती है, हम तो डाटा में ही खर्च कर देते हैं। 1000-2000 बाइक में पेट्रोल डला के 3000 खर्च कर देते हैं हम लोग, या फिर कार में पेट्रोल डलाते तो 10,000 रुपया खर्च कर देते हैं महीने का। वो क्या जाने कि 1000 रुपये में कैसे जीवन चलता है या 2000 में कैसे जीवन चलता है। लेकिन मैं मोटी बात कहना चाहूँगा, एनर्जी सेक्टर की मैं बात करना चाहूँगा। अभी देश में आपातकाल जैसी स्थिति हो रही है, गैस और पेट्रोलियम मिल नहीं रहा। कोयला एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारे भारत में खुद है, बहुतायत में है, और कभी शायद मुश्किल आ जाए तो हमें कौन बचाएगा? हमें कोयला ही बचाएगा, हमें कोयला बचाएगा। अगर पेट्रोल खत्म हो जाए, डीजल खत्म हो जाए तो अंगीठी जला के रोटी तो बना लेंगे, लेकिन कोयला तो बचा लेगा हमें। लेकिन कोयला के कर्मियों को कौन बचाएगा? ये मेरा आपसे सवाल है। कोयला हमें बचा लेगा, हमें पता है कि हम बच जाएंगे। पूरी दुनिया में अगर एटम भी चल जाए, न्यूक भी चल जाए, पेट्रोल बंद हो जाए, डीजल बंद हो जाए, तो कोयले हमें जीवन दान दे देगा। लेकिन कोयला कर्मी को कौन बचाएगा? ये देश की जनता की जिम्मेवारी हो गई है। अब सरकारें आएंगी चली जाएंगी, सरकारें अपना काम करती रहती हैं, सरकारों के कान पे जू नहीं रेंगती। 2019 की बात कर रहे हैं, और उससे पहले से 3 दशकों का संघर्ष, और आज भी 1000 रुपए का एक लॉलीपॉप देकर या ऊँट के मुंह में जीरा देकर सरकार इतिश्री कर लेगी क्या अपने काम की? क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है? और सरकार नॉर्मल सर पेंशन देती है, मैंने देखा वृद्धा पेंशन 2500-3000 है दिल्ली के अंदर, उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। उनको 2500-3000 मिल जाते हैं, 4000 तक मिल जाते हैं, लाडले बहना, लाडली बहना, और ये ऐसे लोग खड़े हुए पीछे। और कितना मिलता है आपको? 946। अब क्या इससे बड़ी क्या मजाक है? एक और है सर। हाँ, कितने मिलते हैं? 4500। चलिए 4500 तो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं कहीं पे ये जो कोल इंडिया के कर्मचारी हैं, इनकी पेंशन कम है, और जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है, वृद्धा पेंशन उन्हें ज्यादा मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मजाक है। और इस देश के अंदर एक देश एक कानून की बात करते हैं, एक देश एक पेंशन की बात क्यों नहीं होती? अरे किसी को 10,000 और किसी को 100 रुपया, ये थोड़ी ना चलेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ एक तकनीकी बात बता देता हूँ। हाँ। कि हमारे भारत में जितनी भी पेंशन योजनाएं चलती हैं, वे सारी श्रम मंत्रालय के द्वारा संचालित होती हैं। मांडविया जी। और ये जो कोयला क्षेत्र का पेंशन है, यह कोयला मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है। अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्रालय है। अपने आप में एक मंत्रालय है, मगर यह मंत्रालय ये एक्सपर्टाइज है कोयला प्रोडक्शन बढ़ाने में। श्रमिकों के कल्याण के बारे में नहीं सोच सकता है, इसके पास एक्सपर्टाइज नहीं है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वेलफेयर के पास में है। यह एक बड़ी तकनीकी त्रुटि है। और कोयला मंत्रालय पिछले वर्षों में जो घपला हुआ है इस क्षेत्र में, पेंशन फंड में जो घपला हुआ है, उसको तोपने में ही लगा हुआ है। और वह क्या करेगा पेंशनरों का कल्याण?
यह सबसे बड़ा प्रश्न। कोयला खदानों की जब बात हुई तो किस तरह से कोल घोटाला आया था सामने, आपको पता है आज से 10-15 साल पहले शायद बहुत पूरे देश के अंदर के खदानें बांट दी गई। मजदूरों की बात करते हैं कोयले के अंदर, तो किस तरह से वो जीवन जीते, उनको कितनी बीमारियां होती हैं, जो अंदर जाके निकालते थे उसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ, उसको सुधारा गया। लेकिन अभी भी अक्सर हमें खबर कभी कभार आ जाती है कोयले खदान में कुछ मजदूर फंस गए, कभी कभी अधिकारी भी फंस जाते होंगे क्योंकि इंस्पेक्शन तो इनका भी होता होगा। सबकी जिंदगी सबसे खतरनाक काम कर रहे हैं, जैसे सेना पे फौजी लड़ता है ऐसे कोल मजदूर भी एनर्जी देश की सिक्योर करने के लिए कोयला के अधिकारी ये दिन रात लगे रहते हैं, उसी जगह पे रहते हैं जहाँ पॉल्यूशन होता है। इनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता होगा, पूरी जिंदगी इन्होंने दे दी और क्या मांग रहे हैं उसके बदले में? छोटी सी पेंशन ही तो मांग रहे हैं, और तुमसे नहीं मांग रहे हैं, अपने हक के पैसे से मांग रहे हैं जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं। और जो अधिकार की चोरी करेगा ना, क्योंकि सरकार आनी जानी है, ये किराएदार है, मकान मालिक नहीं है, 5 साल के लिए आते हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। लेकिन अगर इन सब की, मैं तो बुजुर्ग लोग हैं लाखों की संख्या में है, और ये भी हैं EPS 95 पेंशनर्स की मैं बात करता हूँ, ये 5 लाख हैं, वो 95 लाख हैं, 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ परिवार हो गए ना। अगर ये सब सड़कों पर आ गए और बुजुर्ग आ गए तो हम तो पहली रोटी अपने घर में अपने बुजुर्गों को देते हैं तब खाते हैं हम, तो सरकार क्यों नहीं पहले बुजुर्गों का काम करती और फिर दूसरी स्कीमें लाती? सबसे पहले बुजुर्गों के काम करे फिर दूसरी स्कीम लाए। मैं तो इतना ही कहूंगा, और आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।